कुछ थोड़ी थोड़ी सी मैथ सीधी हुई, घर जाके वही वाले सवाल दोबारा किए और दोबारा करते हुए कुछ शॉर्टकट दोबारा लगे या पहले रिवायती तरीके से किया। शॉर्टकट्स असल में वो यही है कि छोटे छोटी सी चीज़ें जो है ना ये ज़रूरी हैं और मतलब शायद आज से 2-2.5 महीने बाद जाके आपको एहसास हो कि आज जो हम कर रहे हैं बहुत अहम है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, या मैथ पढ़ी जा रहे हैं। लेकिन आपके जब हर सवाल में आपकी ज़िंदगी आसान होगी फिर आपको आइडिया होगा कि इसने हमारी काफ़ी वैल्यू एडिशन कर दी। आई बिलीव कि किसी भी एक टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक जो है वो आपको पेपर में जो बचा के दे या ना दे, लेकिन इसने आपके 60-70-70-80 मिनट पेपर में सेव करने हैं। आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी। जब आप 100% ऑफ द टॉपिक्स को 100% ऑफ द क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे तो फिर चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। कल हम लोगों ने बेसिक मैथ से स्टार्ट लिया था कि परसेंटेज क्या है और परसेंटेज प्लस कब करना है, परसेंटेज माइनस कब करना है। फिर हमने देखा था कि सी पी और एस, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस का एक रिलेशन है, जहां हम बुरी तरह से फंस जाएं हम उस रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मार्कअप और मार्जिन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, अगर मार्कअप दी हुई हो, सेल्स दी हुई हो तो क्या एडजस्टमेंट करें, फलाना हो तो क्या एडजस्टमेंट करें। फिर एंड पे कुछ फार्मूले हमने बना के रख लिए थे कि और कुछ ना हो तो फार्मूला रटा मारा हुआ हो, और अगर लॉजिकली चलें तो हम वो सारी चीज़ों को सी प्लस पी इज इक्वल टू एस करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड फाइनली फिर हमने लेक्चर क्लोज किया मार्कअप और मार्जिन के आपस के लिंक पे। तो हमने देखा था कि मार्कअप को मार्जिन में शिफ्ट कर सकते हैं और मार्जिन को मार्कअप में शिफ्ट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल, अगर एक मार्जिन 70% है तो वो कितने मार्कअप के इक्वल है? और अब हमें क्विक जवाब देने होंगे। बड़ा सा जवाब आने पे परेशान नहीं होना। 233%, क्योंकि मैंने मार्जिन बहुत बड़ा रखा था और मार्कअप मार्जिन से बहरहाल यानी सीधी सी बात है कि 70% मार्जिन का मतलब है कि हमारे पास 70% बचाता है। हम अगर 100 की चीज़ बेच रहे हैं तो हमने बनाई 30 की है, तो इतना बड़ा प्रॉफिट जो कि कॉस्ट से भी 2-3 टाइम्स है या 2.33 टाइम्स है, तो वो बेसिकली 233। जस्ट एक आइडिया लेना था कि आप फ़ौरन से मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। कहानी शुरू करते हैं आज की। मुझे बताइए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें कोई ख़ास कन्फ्यूजन, कोई ख़ास पैटर्न, कोई ख़ास बात जो नहीं समझ आ रही? ऑल क्लियर है? चलें जी, आज फाइनली अब मैथ को कॉस्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वी से दिस इज द गेम ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस थ्रू आउट सीएमए। सीएमए के 80% टॉपिक्स में आपको ये गेम नज़र आएगी कि या एक क्वांटिटी है या एक प्राइस है और उनका आपस में ताल्लुक है। तकरीबन सारे कंपोनेंट्स जो कॉस्ट के होते हैं उसमें एक क्वांटिटी होती है और एक प्राइस होती है। अगर आपको इनको आपस में डील करना आ जाए, क्वांटिटी को कब कैसे कम ज़्यादा करना है, प्राइस को कम ज़्यादा कैसे करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम टाइम जो है ना वो ईजी हो जाएंगे। तो क्वान्टिटी और प्राइस की गेम थ्रू आउट सीएमए हमें पता होनी चाहिए। क्या ये आपको पता है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो जीपी आता है? ठीक है, कॉस्ट में ज़्यादा हमारा कंसर्न ये ऊपर वाला एरिया है। क्यों? अभी तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बाकायदा स्टार्ट नहीं की, लेकिन कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर गौर से देखें तो बेसिक डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट दुनिया के लिए रिपोर्टिंग कर रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट जितनी भी काम कर रहा है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रहा है कि दुनिया हमारे अकाउंट्स देखे और उन्हें पता लग जाए कि हमारी कंपनी क्या कर रही है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, ये अपने इदारे की मैन्युफैक्चरिंग, अपने इदारे की प्रोसेसिंग, अपने इदारे का जो जीपी से ऊपर का जोन है उस पर मेनली काम कर रहा है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ हमारे फैक्ट्री में लेबर पे खर्चा लग रहा होता है, मटेरियल पे खर्चा लग रहा होता है, बिजली पानी और इन सारी चीज़ों पे खर्चा लग रहा होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली जीपी से ऊपर चलती है ज़्यादातर।
एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अदर इनकम और इस तरह के एरियाज़ यहाँ हमारा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता। एक आध टॉपिक में हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, अदरवाइज हम फैक्ट्री के अंदर घुसे रहते हैं। हमारा जो यहाँ मेन कंसर्न होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस तरह की चीज़ों से लिंक होता है। तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स FR1 पढ़े हुए लोगों को समझ आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें कोई फ़र्क है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन से इदारे में आती है? ट्रेडिंग वाले में, या समटाइम सर्विस प्रोवाइडर्स भी। क्यों? वो क्या करते हैं, बनी बनाई चीज़ पकड़ते हैं, बेच देते हैं। तो हम कहते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल बेसिकली मटेरियल है, कि उन्होंने 200 की कुर्सी खरीदी और 250 की बेच दी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है। उसमें आप क्या करेंगे, कहीं से लकड़ी परचेस करेंगे, कहीं से कील परचेस करेंगे, कहीं से पेंट परचेस करेंगे, तो 2-3 तरह के मटेरियल होंगे। फिर आप अपने मज़दूरों को, अपने फैक्ट्री के लोगों को खर्चा देंगे, वो जनाब उसके ऊपर उसको कीलें ठोकेंगे, कुर्सी बनाएंगे, पेंट करेंगे, तो मज़दूर भी इन्वॉल्व होंगे। देन आपकी बिजली, ओवरहेड्स, आपकी सारी चीज़ें उस सारे प्रोसेस में लग रही होंगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, और रेगुलर अकाउंटिंग में हम ज़्यादातर कॉस्ट ऑफ सेल से काम चला रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी हो तो एक आध टॉपिक में डिस्कशन होती है, इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाते। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ज़्यादातर इस एरिया के अंदर रहेंगे। इस वक्त मैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये हमारे लिए कॉस्ट में बड़ा अहम है। अगर मैं एक बिल्कुल टिपिकल सा नक्शा आपके सामने रखूँ तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू GP, ऐसे ही होता है। थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को। इस कॉस्ट में अब यहाँ ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की सारी एडजस्टमेंट छोड़ दें, सीधी सीधी मोटी मोटी बात करते हैं कि जो कॉस्ट है बनाने की, उसमें मटेरियल की कॉस्ट होती है, लेबर की होती है और ओवरहेड्स होती है। ये मटेरियल से क्या मुराद है? रॉ मटेरियल जो भी आपने लिया है, जिसको आपने किसी ना किसी फिनिश गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेबर से क्या मुराद है? जो लोग वर्कर्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर काम किया। तो ओवरहेड्स क्या चीज़ होती है? आपके खर्चे, वो जो बिजली, पानी, गैस, इस तरह की चीज़ें आपकी उस पर लगी। ओवरहेड्स के ऊपर हमने इंशाल्लाह पूरा चैप्टर पढ़ना है। मटेरियल पे चैप्टर पढ़ना है, लेबर पे चैप्टर पढ़ना है। मटेरियल पे तो 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह। तो अगर मैं इस 1 का एक्सटेंडेड वर्जन देखूं तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस होनी है मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड्स, और एंड पे आपके पास GP आ जाएगा। ऐसे ही है। अब ये चीज़ें एक्सप्रेस कैसे होती हैं, ज़रा गौर से देखते हैं। मटेरियल में हमेशा कुछ क्वांटिटी होगी और हमेशा उसका कुछ रेट होगा। हम कहते हैं जी हमारा 300 रुपये का मटेरियल लगा। क्यों लगा जी 300 रुपये का मटेरियल? क्योंकि 3 kg मटेरियल लगा और 100 रुपये का था 1 kg। तो जब इस मटेरियल के अंदर जाएंगे तो इसमें 2 चीज़ हमेशा नजर आएंगी, क्वांटिटी और प्राइस। 3 kg मटेरियल लगा 100 रुपये के हिसाब से 300। लेबर 250 रुपये की लेबर लगी। क्यों जी 250 रुपये की क्यों लेबर लगी? इसलिए कि 5 आवर्स थे और 50 रुपये पर आवर हम लोगों ने पे किया। तो 50 रुपये पर आवर जो पे किया वो प्राइस हो गई, और क्वांटिटी क्या हो गई? जितने आवर्स उन्होंने काम किया। ओवरहेड्स में फिक्स और वेरिएबल का फ़र्क पता है ना? फिक्स ओवरहेड क्या होता है? जो फिक्स्ड आपने पे करना है। मतलब मैं इस कमरे में 100 बच्चे बैठे हुए हों या इस कमरे में 10 बच्चे बैठे हुए हों, किराया उतना नहीं लगना है, ठीक है। लेकिन आपको जो फोटोकॉपी हमने देनी है, जितने बच्चे होंगे उतनी फोटोकॉपी होंगी। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ़ आइटम्स के साथ लिंक होते हैं। कुछ ऐसे ओवरहेड्स होते हैं जो जितनी चीज़ बनाएंगे उस पर उतना लगेगा, और कुछ ऐसे होते हैं खर्चे जिनका नंबर ऑफ़ यूनिट से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, वो ओवरऑल लग रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम पे भी अगेन हम फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर उतरने की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरहेड्स पे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हम वहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ओवरहेड्स में क्वांटिटी और प्राइस वाली कहानी फिक्स्ड में नहीं आती, वेरिएबल में आती है।
हम कहते हैं जी हमने इतने यूनिट्स बनाए और 10 रुपये पर यूनिट हमारे इजाफी खर्चे लगे, तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड का इतना खर्चा आ गया। फिक्स्ड में एक फिक्स अमाउंट आके खड़ी हो जाती है कि हाँ भाई इतना फिक्स खर्चा लगा हमारा। ये जो ऊपर सेल्स है, अगर गौर से देखिए इसमें भी तो दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें? सेलिंग प्राइस क्या है और उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है। यानी कि सेल्स में जब हम बात करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेल जितने रुपए की आ रही है वो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आया है, कितने यूनिट सेल हुए हैं और सेलिंग प्राइस कितनी है। लेबर दो चीज़ों से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, कितने आवर्स हैं, कितना रेट है। मटेरियल दो चीज़ों से मिलके आ रहा है, कितने केजी लगे, कितना लीटर लगा, उसका कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट होगा, मल्टीप्लाई बाय उसका रेट क्या था। वेरिएबल ओवरहेड इतने यूनिट्स थे, इतना रेट था। तो अगर आप गौर से देखें तो सिवाय फिक्स ओवरहेड के आपको जिस जोन में हमने खेलना है, असल में कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने मेनली ये 3-4 कंपोनेंट्स पे बात करनी है। तकरीबन हर दूसरे टॉपिक के अंदर आपको या हर तीसरे सवाल में ये 3-4 चीज़ों को अलग अलग से फाइंड करना होगा। तो हमेशा दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। अगर आपको ये बेस स्टोरी समझ आ गई तो बड़े से बड़ा सवाल हो, आपने उस ये नहीं सोचना कि इतना डाटा है, आपने बस अपनी क्वांटिटी पकड़नी है, अपनी प्राइस पकड़नी है और अपनी चीज़ें सजाते जाना है, आपका सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। तो बस हमें ये क्वांटिटी और प्राइस वाली बात पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मजीद इसमें आगे चलते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होता है। मैंने थोड़ा सा बड़ा करके ज़रा अमाउंट्स में दिखा दिया। एक कंपनी है वो 5 मिलियन की सेल्स कर रही है, उसका 1.5 मिलियन मटेरियल का खर्चा है, 1.25 मिलियन लेबर का खर्चा है, 50,000 उसके ओवरहेड्स हैं और फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड उसके अलग अलग हैं। 5 मिलियन में से जब हम माइनस करते हैं ये सारा तो हमारे पास आ जाता है 1.7 मिलियन। तो ये छुपा लेता हूँ, 1.7 मिलियन हमारे पास आया है प्रॉफिट और 3.3 मिलियन हमारे पास कॉस्ट और 5 मिलियन हमारे पास सेल है। तो जीपी मार्जिन या मार्कअप कितना है? मार्कअप बताएं कितना है, छुपा लेते हैं। प्रोजेक्टर पे तो छुपा भी नहीं सकते, वहाँ हाथ रखते हैं वो हाथ के ऊपर आ जाता है, ये छुप गया। 1.7 मिलियन हमारा प्रॉफिट है और 3.3 मिलियन हमारी कॉस्ट है और 5 मिलियन हमारी सेल्स है। तो मार्कअप कितना है? 51% आपने कहा कि मार्कअप है या मार्जिन है? ठीक है जी, इन्होंने कहा मार्कअप 51% है और मार्जिन 34%। ठीक है, तकरीबन ये इसका 1/3 है तो इसके आसपास होगा, तो 51-34%। तो मार्कअप मार्जिन वाले मामले तो आपके काफ़ी सीधे हैं। अब थोड़ा सा इसको फर्दर समझते हैं। सेल्स में क्वांटिटी हमेशा यूनिट्स होगी। सेल जो भी आपका जो चीज़ आप बेच रहे हैं कस्टमर को, वो कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ कुर्सियाँ होंगी, कुछ एसी होंगे, फॉर एग्जांपल कुछ ट्यूबलाइट्स हो सकता है आप घड़ियाँ बना के बेचते हो सकता है आप रोस्टम बना के बेचते हो सकता है आप कीबोर्ड बना के बेचते हो। तो सेल्स में क्वांटिटी हमेशा सीधी चीज़ है, आपने उसके ऊपर मज़ीद कुछ नहीं करना होता, वो यूनिट्स होते हैं। और सेल्स में जो प्राइस वाला कंपोनेंट है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है, पर यूनिट इतनी सेलिंग प्राइस है। समटाइम सवाल आपको पूरा डेटा दे देगा कि जी टोटल सेल्स इतनी है और यूनिट्स इतने हैं, तो एक दफ़ा वर्किंग करके फ़ौरन से देख लेंगे यूनिट और प्राइस कितना है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेल्स में हमेशा यूनिट्स होंगे और सेलिंग प्राइस होगी। जब मटेरियल की बात करेंगे ना, तो मटेरियल में एक और लेवल भी आ गया। भाई इस कंपनी ने 5,000 यूनिट्स बेचे और 5,000 यूनिट बनाने पे जो उनके केजीज लगे वो 15,000 है। तो मटेरियल में हम देखेंगे मटेरियल कितने केजी लगा। मटेरियल नॉर्मली क्या होगा, केजी में होगा, लीटर में होगा, या उसका अपना एक मेजरिंग यूनिट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक यूनिट से ज़रूर है। फॉर एग्जांपल अगर 5,000 कुर्सियां बनती हैं और हर कुर्सी पे 3 किलो लकड़ी लगती है, तो जो लकड़ी वुड है
वो है 15,000 kg। पेपर में ओवर अलर्ट रहना है कि उन्होंने आपको डाटा यूनिट्स में दिया है या केजीज में दिया है। ज़्यादातर वो केजीज में या इस लेवल पे देते हैं। तो अगर मैं गौर से देखूं तो प्राइस पर केजी कितनी है? 100 रुपये। क्या मुझे बताएंगे प्राइस पर यूनिट कितनी है? 300। क्या सारे 300 तक पहुंचे? क्यों? क्योंकि एक यूनिट पे 3 केजी लग रही है। तो पेपर में समटाइम क्या होता है कि आप ऊपर यूनिट्स में चीज़ चल रही होती है सेल्स वगैरह में, आप उस यूनिट के साथ केजी को प्लस माइनस करके और अपनी कैलकुलेशन सीधी कर लेते हैं। तो ये जहन में रखना है कि जो मटेरियल है वो ज़्यादातर किसी और मेजरिंग यूनिट में होता है। वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से नहीं होता, वो नंबर ऑफ दैट मेजरिंग यूनिट होता है जिस तरह की वो चीज़ है। मीटर्स के हिसाब से हो सकता है, केजीज के हिसाब से हो सकता है, लीटर्स के हिसाब से हो सकता है, किसी भी और मेजरिंग यूनिट में हो सकता है। वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बड़ा कम होगा, लेकिन उसका नंबर ऑफ़ यूनिट से एक रिलेशन ज़रूर होगा कि जब मैंने कहा 15,000 केजी लगता है और आपको पता है कि 5,000 यूनिट्स हैं, तो आप उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक यूनिट पे इतना लगता है। तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। समटाइम वो आपको कहेंगे पर यूनिट इतना मटेरियल लगता है और समटाइम आपको बताएंगे टोटल इतना मटेरियल लगा। तो याद रहेगा कि ये केजीज इज़ नॉट यूनिट्स। ये केजी है कि आपका रॉ मटेरियल कितना लगा, जो कि एक यूनिट पे एक से ज़्यादा या कम लग सकता है। ऐसा हो सकता था कि 5,000 यूनिट पे हमारा 3,000 किलो लगता। तो ध्यान करना है कि जो ये मेजरिंग यूनिट है वो यूनिट्स है, और जो इधर मेजरिंग यूनिट है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा यूनिट हो, वो कोई और चीज़ हो सकती है। तकरीबन वही कहानी लेबर में रिपीट होती है। लेबर में आर्स आते हैं, हम कहते हैं जी हमारे 50 रुपये पर आर था और हमारे 25,000 आर्स लगे टोटल। कितने आर्स लगे टोटल? 25,000 आर्स। हमने यूनिट्स कितने बेचे हैं? 5,000। आर्स कितने लगे? 25,000। तो क्या मैं यहाँ पर यूनिट आर्स निकाल सकता हूँ? 5,000 25,000 आपस में डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, इस 25,000 आवर्स को लिख सकता हूँ 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स। तो इसका मतलब मैं मटेरियल केजीज में आ गया या किसी और यूनिट में आ गया जिसका नंबर ऑफ यूनिट्स के कोई ना कोई एक लिंक होगा। सेम गोज विद दिस। एक टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें जब आप फार्मूले लगा रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ यूनिट्स में दी हुई है, कौन सी चीज़ केजीज या इस तरह से दी हुई है। तो आपको ये आज वाली बात समझ आनी चाहिए। क्या ये यहाँ तक बात समझ आ रही है? ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, अगर उन्होंने आपकी ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं डालनी तो आपसे कह देंगे पर यूनिट इतना है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा तकलीफ आपको देना चाहते हैं तो वो इनमें से कोई भी यूनिट उठा के कर सकते हैं। वो कह सकते हैं जी पर केजी आपका इतना ओवरहेड्स लग जाते हैं। हो सकता है वो कह दें पर आवर ऑफ लेबर आपका इतना ओवरहेड्स लग जाते हैं। तो इसका जो ओवरहेड्स का मेजरिंग यूनिट है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो पेपर में आपको हमेशा बताएंगे। तो हो सकता है वो कहें जितने हमारे आवर्स लगते हैं लेबर के उतने ही आवर्स पर आवर फर्ज करें 10 रुपये आपका इजाफी खर्चा है। तो वो आपको एक ये चीज़ पेपर में नॉर्मली वो आपको बताएंगे कि वेरिएबल पर यूनिट कितना है, या हो सकता है आपको 3 चीज़ों में से 2 बता दें और तीसरी आप खुद निकाल लें। अगर आपको टोटल कॉस्ट पता हो और नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता हो तो रेट निकाला जा सकता है। और हो सकता है वो आपको सिंपली ये कह दें कि हमारे ओवरहेड्स हैं 2 लाख रुपए के, जिनमें से 50% वेरिएबल है। बस इससे आगे कुछ मत बताएं। अब सारी चीज़ें आपने निकालनी है। 2 लाख के ओवरहेड्स हैं जिसमें 50% वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल कितने हो गए? 1 लाख। उन्होंने आपको यूनिट्स नहीं बताए लेकिन सेल्स में आपको यूनिट पता है, 5,000 यूनिट है। और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 1 लाख। आपने डिवाइड किया, आपने कह दिया हाँ जी पर यूनिट 20 रुपये आ गया। तब आप ये देखें कि ना उन्होंने आपको यहाँ यूनिट्स बताए, ना रेट बताया, ना इसका अपना टोटल बताया, ग्रैंड टोटल सारे ओवरहेड्स का बता दिया। तो सवाल देख के ज़्यादातर सवालों में आपने अपने पहले ये पजल के पीसेस कंप्लीट करने हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, आपने इनको मल्टीप्लाई करके इसमें जो भी उन्होंने वेरिएशन दी हुई है एडजस्ट करना है, आप प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। तो ओवरहेड की वेरिएबल वाली बात समझ आई।
अब फिक्स के साथ एक बड़ा मसला है, जो फिक्स ओवरहेड है ना वो हमारे टोटल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं जी हमारी बिल्डिंग का किराया है फ़र्ज़ करें 10 लाख, तो ये हमारी फ़िक्स कॉस्ट है। हम 2 बच्चे पढ़ाएं या 2000 बच्चे पढ़ाएं, इसने फ़िक्स रहना है। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती पर यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो क्या निकलेगा? मैं फ़िक्स खर्चे को बच्चों पे डिवाइड कर दूंगा। मैं कहता हूँ अच्छा जी 10 लाख फ़र्ज़ करें किराया है, तो 6 महीने किराया 60 लाख। 60 लाख को मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दूँ। अगर स्टूडेंट हैं 100, तो पर स्टूडेंट कितना किराया हुआ? हाँ जी, 60 लाख को 100 पे डिवाइड करना है पर स्टूडेंट, मतलब 6 महीने का टोटल फिक्स कॉस्ट है 60 लाख और बच्चे हैं कितने थे? 100, 60,000। तो बच्चे ज़्यादा पढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो पर बच्चा खर्चा बढ़ गया। 1000 बच्चे हो 6000, 10,000 बच्चे हो तो फिर देखें कितना। तो असल में ये सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली है। आप 0 बच्चे भी पढ़ाएं तो 60 लाख तो देना पड़ेगा। अब आप एवं खुश होते रहें कि मेरा पर बच्चा खर्चा कम हो गया, पर बच्चा खर्चा ज़्यादा हो गया। लेकिन जब आपने प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आप अगले सेशन को प्लान कर रहे हैं, अगले सेशन में आप कह रहे हैं अच्छा टीचर्स की इतनी कॉस्ट है, फलाना इतनी कॉस्ट है, फलाना इतनी कॉस्ट है, तो जब आप किराए को एंटिसिपेट कर रहे होंगे और आप कह रहे होंगे जी मैं अगली दफ़ा 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा, तो 400 बच्चों के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी तो करना है। और फिक्स ओवरहेड में तो मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होता, फिक्स तो फिक्स है। तो फिर आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप पिछले साल, पिछले सेशन, पिछली दफ़ा के फिक्स खर्चे पकड़ते हैं, इस दफ़ा के एक्सपेक्टेड यूनिट्स उसको डिवाइड कर देते हैं और एक एक्सपेक्टेड खर्चा सा अपने पास कैलकुलेशन में ले आते हैं। जैसे मेरे उसमें 5 लाख था मेरा फिक्स ओवरहेड सारा टोटल, 5000 यूनिट्स है। तो फ़र्ज़ करें पिछली दफ़ा 5 लाख खर्चा था, मैंने 5000 यूनिट पर डिवाइड किया, तो मैंने एक अंदाज़ा निकाल लिया कि 100 रुपये अंदाज़न पर यूनिट मेरा फिक्स खर्चा है। तो सारी खूबसूरत क्वांटिटी और प्राइस की कहानी फिक्स ओवरहेड पे आके ख़राब हो जाती है, क्योंकि फिक्स ओवरहेड पर यूनिट नहीं होते, फिक्स ओवरहेड टोटल में होते हैं। तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि वो फिक्स ओवरहेड का एक अंदाज़न, एक एस्टीमेटेड एक रेट निकाल लेते हैं कि अंदाज़न पर यूनिट इतना खर्चा होगा। जब असल डाटा सामने आता है तो देखते हैं अंदाज़न कितना था और असल कितने, और उसका जो प्लस माइनस है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे प्लानिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, आप एक अंदाज़न हकीकत के 95-90% लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो क्या ये सारी क्वांटिटी और प्राइस वाली बात समझ आ रही है? जगह जगह अप्लाई होनी है। तो कोई भी सवाल होगा उसमें मटेरियल दिया होगा, लेबर दिया हुआ होगा, ओवरहेड्स दिए हुए होंगे। अच्छा, ओवरहेड्स मिक्स होकर दिए हुए होंगे, पहले अलग अलग करेंगे, फिर वेरिएबल की बात करेंगे, फिर फिक्स में देखेंगे उन्होंने कोई रेट दिया या नहीं दिया, और फिक्स को आपने फिक्स रखना है या नंबर ऑफ़ यूनिट्स चेंज होने से आपने उसको प्लस माइनस करना है। तो कॉस्ट की कहानी फिक्स ओवरहेड्स पे आके फंस जाती है। फिक्स ओवरहेड्स पे आके जो है ना चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला है। वो हर सवाल करते 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 फिक्स ओवरहेड वाला पॉइंट छोड़ के आगे सॉल्व करके अगले सवाल पे चल पड़ते हैं। इससे हर सवाल पे वो 25 मिनट बचा लेते, क्योंकि जहाँ तकलीफ़ लेनी थी वो तकलीफ़ नहीं ली। और अगर 12-13 नंबर का सवाल था और वो एडजस्टमेंट 2-2.5 नंबर की थी, तो वो कहते हैं वो इतनी कीमती चीज़ ही नहीं जिस पे इतना टाइम बर्बाद किया जाए। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार फिक्स ना पता नहीं क्या होता है, इसके अंदर पता नहीं क्या एडजस्टमेंट हो रही है किस तरह से। तो ये वाले पोर्शन को स्किप करके बाकी सारा सवाल कर लेते हैं, अपना कीमती टाइम बचाते हैं। जब पेपर में एंड पे टाइम बच जाता है फिर हर सवाल पे आके सोचते हैं कि अच्छा फिक्स का क्या करना है। और चूंकि हमेशा से इनको आदत पड़ी होती है कि छोड़ने की, तो उस वक्त बड़ा सोचने के बाद भी सोचते हैं कि रन नहीं देते हैं। तो फिक्स थोड़ा सा नॉर्मल से हटके है। तो इसका मतलब आपने थ्रू आउट अब कॉस्ट में जब भी सोचना है, क्वांटिटी सोचना है, प्राइस सोचना है, हर सवाल में ये चीज़ें ढूंढनी है और आपका काम चलता चला जाएगा। हमारा एक बड़ा टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस, उसमें यही 2 चीज़ें हैं, क्वांटिटी प्राइस।
हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हर दफ़ा आने वाला सवाल है डिसीजन मेकिंग, उसमें यही दो चीज़ें हैं, प्राइस और क्वांटिटी। आपका मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्राइस क्वांटिटी। ब्रेक इवन ज़्यादातर गेम यही है कि क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, उसका कंट्रीब्यूशन, आपस में मार्जिन वगैरह कितना है, वही सारी कहानी। तो अगर ये चीज़ हमें समझ आ जाए तो हमारे आधे गम ख़त्म हो जाए। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग में इसी तरह से ही हमें डाटा दिया होता है, हम पुट करते हैं और इसी तरह से जवाब निकाल के और हम कहते हैं लो जी सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। सारी चीज़ क्लियर है? एक नेक्स्ट लेवल में दाखिल होते हैं। मटेरियल में सम टाइम एक ट्रिक ऐड हो जाती है कि जी मटेरियल जितना हम ख़रीदते हैं और जितना हम लगाते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। भाई आपने लकड़ी ख़रीदी जितनी भी, क्या वो परफेक्टली सारी की सारी लकड़ी आइडियली उन कुर्सियों में डिवाइड हो जाएगी? नहीं, हो सकता है 10% आपकी वेस्ट हो जाए। फोम ख़रीद के लेके आए और कुर्सी में फोम लगाना है तो कुछ ना कुछ कटिंग में ज़ाया होगा। बल्कि अगर आप लोग कपड़े सिलवाते हो, कपड़ा ख़रीदा जाता है, उसको सिलवाते हैं, उसमें बहुत सारी वेस्टेज निकल जाती है। तो एंड पे जब कपड़ा सामने आता है तो आप कहते हैं कि कपड़े में इतने मीटर लगा हुआ है, लेकिन आपने पैसे ज़्यादा के दिए होते हैं। कुर्सी पे फोम शायद लगा हुआ हो 800 ग्राम, लेकिन हमने ख़रीदा होगा 1 किलो। तो जब आप कॉस्ट की बात करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये नहीं होगा कि आपके फाइनल प्रोडक्ट में कितनी लकड़ी लगी हुई है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? ख़रीदी कितनी थी, हमारा ख़र्चा कितना लगा था। जितना ख़र्चा लगा था हम उसको काउंट करेंगे ना। तो यहाँ पे एक फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है लॉसेस का। सम टाइम तो सोचा मेरा तो जिक्र ही नहीं हो रहा, तो आपने चीज़ खरीदी, उस पे लॉस हुआ, लॉस होने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि जी हमने परचेज किया 1000 kgs, लॉस है हमारा 10%, तो हमने प्रोड्यूस कितना किया या प्रोडक्शन में कितना लगाया? 900। आपने क्या किया? आपने वही पुरानी बात जहन में रखी कि अगर 1000 kg है और हमने पढ़ा था कि जितना माइनस हो रहा हो जितना प्लस हो रहा हो आप परसेंटेज को उतना कम ज़्यादा कर दें। तो अगर 1000 kg है और 10% ने ज़ाया होना है तो 90% बच जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 1000 को 90% से मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब आ जाएगा 900। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? 900 डिवाइडेड बाय 90% इज इक्वल टू 1000। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो सम टाइम वो आपको 1000 बताएंगे और सम टाइम 900 बताएंगे। आपने दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। सोच के बताएं, हमारा अगर रेट हो फॉर एग्जांपल 20 रुपये, 20 रुपये रेट है पर केजी, तो सोच के बताएं मेरा असल में खर्चा कितना लगा है? 20,000। मैंने 1000 केजी खरीदा है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट पे कितना लगा है? 900 केजी। तो समझे 18,000 रुपये का मटेरियल प्रोडक्ट पे लगा और 2,000 का ज़ाया हुआ, तो मैं दुखी होकर कहूँगा कि यही जालिम प्रोडक्ट मेरा 2,000 रुपये पी गई। तो मैं वो 2,000 किसी और खाते में नहीं डालूंगा, मैं इसी प्रोडक्ट को चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी ख़राब हो जाती है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ आपका लिंक थोड़ा सा आउट हो जाता है। आपने परचेज़ किया है ज़्यादा,
आपका लगा है कम, वो जो हम अभी तक कर रहे थे ना कि पर यूनिट, अभी देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जी 1 यूनिट पे 15,000 kg लगता है। अरे वाह, अचानक से एक रैंडम सवाल। अगर 1 यूनिट पे 15,000 kg लगता है और लॉसेस 10% हैं और पर केजी 100 रुपये प्राइस है, तो हमारी कॉस्ट क्या बनी? डाटा आधा यही है, सिर्फ मैंने एक चीज़ की बात की है, 10% लॉस। 15,000 kg हमें लगाना है, 10% लॉसेज हैं हमारे सिस्टम में और 100 रुपये कीमत है। जी 1.5 मिलियन के हमारे पास जवाब। 1.5 मिलियन तो पहले भी आ रहा था। दोबारा सुन लें, आपको कुर्सियों पे 15,000 kg मटेरियल चाहिए, आता है 100 रुपये का 1 kg, लेकिन 10% लॉस है। पैसे हमने ज़्यादा के दिए, इसका मतलब है कि आपने केजीज 15,000 नहीं खरीदे होंगे। 15,000 तो आपको चाहिए, 1,000 परचेज करें तो 900 निकल रहा है। आपको अगर चाहिए 900 तो कितना खरीदेंगे? तो मैंने 900 को क्या किया ये जानने के लिए कि मुझे चाहिए कितना, डिवाइड कर दिया। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आता कि मैं देखता कि मैंने इतना परचेज किया, सवाल कहता 10% लॉस हो गया तो बताओ कितना इस्तेमाल हुआ, तो मैं परचेज किए हुए को मल्टीप्लाई कर देता 90% से और जवाब आ जाता कि मेरे हाथ में इतना आया। सवाल अगर ये कहे कि आपको हाथ में इतना चाहिए, 10% लॉस है, तो खरीदोगे कितना? तो अब लेफ्ट से राइट की तरफ हम आ रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर हम आगे से पीछे की तरफ जाएं तो हम डिवाइड करेंगे। कुछ बात हजम हुई? इसको अगर मैं कारोबारी ज़बान में लिखूं तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो कहीं खुदा ना खास्ता अगर आप रट्टे लगाने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मुझे लिखना ना पड़ जाए कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट 1 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ 90% जो हमने लिखा है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लॉस की परसेंटेज। लॉस 10% है, 1 में से 0.1 माइनस किया 0.90 आ गया। तो हम धक्के से एक फार्मूला तो बना ही सकते हैं, और जब फार्मूला बना लिया तो क्या इनपुट का फार्मूला बनाने में मेरी मदद करेंगे? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉसेस की परसेंटेज। और ये 1 माइनस लॉसेस की परसेंटेज वाली बात भूल भी जाए तो पिछले दिन की हमारी डिस्कशन कि जितना कम होता है आपने उतना पीछे चले जाना होता है। हाँ जी, अगर ज़रा सी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। इनपुट समझ आ रहा है? इनपुट इज़ मैंने अपने प्रोसेस में कितना झोंका, मैंने कितना ख़रीदा। आउटपुट क्या है? मेरी प्रोडक्ट में नज़र कितना आ रहा है। तो सवाल आपको तकलीफ़ देने के लिए हो सकता है आपसे ये कहे कि जब हम अपने यूनिट्स बनाएंगे तो हमें उस पर 20,000 kg चाहिए होगा और मार्केट में पर केजी 200 रुपये का मिलता है। हाँ, बस 5% लॉस भी हो जाता है। तब आपने खुद से रिवर्स वर्किंग करनी है। अगर 5% लॉस हो जाता है और हमें उतने 1,000 kg चाहिए, तो जितना चाहिए आउटपुट उसको डिवाइड कर दूँ 95% से,
तो मेरे पास वो बड़ी अमाउंट आ जाएगी जिसका मैंने परचेज करना है। तो सिंपली अगर आपने इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना है, मल्टीप्लाई कर दिया, और आउटपुट से इनपुट की तरफ आना है, डिवाइड कर लिया। तो जब भी आप इनपुट को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे आप आउटपुट पे पहुंच जाएंगे, आउटपुट को उस परसेंटेज से डिवाइड करेंगे आप इनपुट पे पहुंच जाएंगे, जब तक सवाल ने बदतमीजी नहीं की अगली। सम टाइम सवाल ये कहता है कि लॉस आउटपुट का इतने परसेंट है। जब ये बात आएगी तो उस वक्त हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिवर्स कर लेंगे, बजाय इसके कि आज मैं आपको 2 अंडरस्टैंडिंग बताऊं और हर सवाल में आप वो 2 बातें सोचते रहें और आपको दूसरी बात ना मिले। तो जब वो वाले सवाल आने होंगे तो हम उसको वो नई बात कर लेंगे। अभी तक अजम्पशन ये है कि इफ़ दे से कि लॉसेज इतने हैं और वो खामोश हैं, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जब हम ख़रीदते हैं उसके बाद जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से ज़ाया होता है। इसका मतलब है लॉसेज हमेशा जब तक ना बताया गया हो इनपुट से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ मैं राइट पे फार्मूलों के साथ एक और चीज़ लिख लूँ, लॉसेज परसेंटेज इज नॉर्मली applied on input unless otherwise stated, unless question provide other thing। जब तक सवाल खामोश है और कह रहा है कि लॉसेज इतने परसेंट है, तो बस आपने समझ लेना है कि लॉसेज इनपुट पे, और इनपुट क्या होता है, जितना आप परचेस कर रहे हैं, और आउटपुट क्या है, जितना उस प्रोडक्ट पे नज़र आ रहा है, जितना उस प्रोडक्ट पे लग के तैयार आपके सामने आया। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है? क्या मैं एक थोड़ा सा बड़े साइज का सवाल आपको दे सकता हूँ? चले फिर मैं डाटा यहाँ पे बनाता हूँ। ये इनपुट और आउटपुट वाली बात समझ आई? बड़ा सवाल देने से पहले 2-3 छोटे छोटे सवालों में ज़रा देख ही लूँ आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई है। मिटा दूँ? kgs required और रुपीस पर kg और लॉस। हमें kgs रिक्वायर्ड है 1200 पर केजी, 250 रुपये हमारा खर्चा है, और लॉस हो जाता है 12.5%। तो मुझे आपने बताना है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। हमें 1200 केजीज रिक्वायर्ड है एक प्रोडक्ट पे। $34,285। क्या सबका यही जवाब आ रहा है? $342,000। एक आध जीरो का फर्क पड़ गया दोस्त, 10 गुना का फ़र्क पड़ गया। हाँ जी, तीसरी गवाही हमारे पास क्या है? 342,857। हाँ जी, जब तक सबका जवाब मैच नहीं कर रहा आगे नहीं जा सकते। हमने करना क्या होता है, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले तो आसान काम करते हैं ना, रेट है 250,
और क्वांटिटी कितनी है 1200, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अचानक से याद आया ओहो लॉसेज है। अब देखना है 1200 हमें चाहिए, आउटपुट है, तो इनपुट पे तो खर्चा लगता है, तो आउटपुट से इनपुट बनाना है, क्या करें डिवाइड। डिवाइड कितने से करें 12.5%, 1 में से माइनस होगा यानी कि 100 में से माइनस होगा तो बच जाएगा 87.5%, तो 0.875, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 342,857। तो बजाय इसके कि हम एक नई कहानी में पढ़ें और हम लॉस की अलग से एक वर्किंग बनाएं, वही जो हमारी एक लाइन चली आ रही थी ना, इस दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय फलाना, वहीं एक और चीज़ ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय फलाना, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। क्लियर है? सवाल चेंज करते हैं। अब डेटा नंबर 2, टोटल कॉस्ट है हमारी 50,000, पर केजी जो रेट है वो है 100 रुपये। केजीज चाहिए हमें 1000, लॉस कितने परसेंट है? अब मैं सुकून से बैठ सकता हूँ। मैंने कहा आप लोग ज़्यादा इजी ना फील करें। जी अच्छी तरह से ध्यान से, कोई मसला नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैं इतनी देर एक आध स्लाइड के साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर लूँ। हाँ जी, पूरा 50। बड़ा रैंडम डाटा जनरेट किया था, इतना एक्यूरेट। बजाय इसके कि मैं देखूं कि आपने कैसे किया, मैं आपके जवाब को अप्लाई करके देख लेता हूँ। आपने कहा 50%, हमें 1000 केजी चाहिए, तो 1000 केजी डिवाइडेड बाय 50%, मतलब 50% लॉस है तो जो बचा वो भी 50% है। इससे हमें वो रिवाइज केजीज पता लग जाएंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100 के रेट से। अगर मेरा जवाब 50,000 आ गया तो इसका मतलब है आपने सही कैलकुलेशन की है। तो गड़बड़ हो गई है तो 20%। आपने 50 नहीं बोला था? ठीक है, कुछ 20% वाले भी हमारे पास आए। वो कहते हैं 20 है, अपनी इंफॉर्मेशन में मैं 20 पुट करके देख लेता हूँ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये पॉइंट कटता तो फिर क्या होता है, ऊपर सिफर सिफर चला जाता है। ये ले जी, ये इसके साथ दे देते हैं, ये बेचारा अकेला अकेला सा फील कर रहा था। 20 को ऐसे यूँ कर देते हैं 50 जब मल्टीप्लाई होगा 10,000 से तो 5 लाख आ जाएगा। डेटा में इशू लग रहा है मुझे। डाटा में इशू है। एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट 50,000 है तो 100 पर केजी है, तो टोटल केजीज कितने होंगे? डाटा खराब है भाई। 1000 केजीज है, 100 रुपये कीमत है, तो ये तो लॉस से पहले ही हम बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा, तो लॉस के बाद तो डाटा में गड़बड़ थी। तो आपकी परसेंटेज जो है ना लॉस की, वो 200% पे पहुंच जाती है।
आपके केजीज कम कर देते हैं, ये ले लीजिए, आप 400 केजी पे कर दें कैलकुलेशन। पहली शहादत 80% की मौसूल हो चुकी है। लॉस 80% है या लॉस के बाद जो बच गया वो 80% है? सर लॉस 25%, 80% लॉस है, सोच ले। आप कहना चाह रहे हैं कि 80% लॉस के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं 400 पे, तो हमने माल तो पता नहीं कितना खरीद लिया होगा। 20% लॉस है, जो बच गया वो 80% है। इसलिए ना आप वो फार्मूला याद कर लें। ये कमज़ोर लोगों के लिए जो कि ज़्यादा लॉजिक पे बिलीव नहीं रखते वो उस पर, तो इसलिए 1 माइनस लॉसेस परसेंटेज लिखा था। आपका जवाब 80% जो आया वो 1 माइनस लॉसेस परसेंटेज का है, यानी 80% बच गया, तो लॉस कितना है? 20%। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे दी। क्या ये इनपुट और आउटपुट वाली बात समझ आ रही है? लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई कब होगी और डिवाइड कब होगी, ये समझ आ रहा है? तो जब भी आपको यूजेज दिया हुआ कितना इस्तेमाल होना है तो ख़रीदें कितना, उसके लिए फिर आप डिवाइड कर रहे होंगे जब तक सवाल ने मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। रैंडमली अगर इतना बड़ा सवाल हमारे सामने हो तो क्या हम इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? सवाल को फोकस करना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। फाइन लिमिटेड इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट। बहुत सारी प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट की आपके पास मौजूद है। 5 लाख यूनिट्स की सेल इन्होंने की है, 56,000 यहाँ लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है? रुपीज़ इन मिलियन। जी रुक जाते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ कैसे करना था इसको ज़रा करते हैं। जब आउटपुट इनपुट दोनों पता है तो जो मर्जी फार्मूला लगा लें, तो मैं वो फार्मूला लगाता हूँ ज़रा सीधा लिखा हुआ है। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लॉस की परसेंटेज। आउटपुट कितना है? 50,000। तो इनपुट तो हमें नहीं ना पता, लेकिन हमें रेट पता है पर केजी। तो एक काम करते हैं, आउटपुट को भी पैसों में ले जाते हैं और इनपुट को भी पैसों में ले जाते हैं। टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। 1200 केजी आपको रिक्वायर्ड है और पर केजी 400 केजीज है और पर केजी जो है आपका 100 रुपये है। अगर इतना ही हमें चाहिए होता और इतना ही वो सारा कुछ होता तो हमारी कॉस्ट बनती 40,000। अभी हमारी कॉस्ट कितनी बन रही है? 50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इनपुट है वो 50,000, आप 50,000 का खर्चा कर रहे हैं और आउटपुट 40,000 इज इक्वल टू 50,000 1 माइनस लॉस की परसेंटेज। चलिए टोटल कॉस्ट को पर केजी से डिवाइड करके हम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं ऐसे ही है। ये देखें ना, ये टोटल कॉस्ट है, इसको आप रेट पे डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है। मैं तो कॉस्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि मज़े की बात क्या है, रुपीस पहले भी उतने थे अभी भी उतने हैं। तो मैं चाहे टोटल को डिवाइड करूं चाहे यूनिट्स को डिवाइड करूं, आप अगर यूनिट्स में कंफर्टेबल हैं 50,000 को 100 पे डिवाइड करें 500, लो जी यूं कर लेते हैं। 500 यूनिट के इनपुट पे आउटपुट कितने यूनिट का है? इस 500 को उधर जाके डिवाइड कर दूं,
0.80 आ गया। 0.80 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस की परसेंटेज। ये भाई साहब को वहाँ ले जाऊँ, वो भाई साहब को इधर ले आऊँ। लॉस की परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो लॉस की परसेंटेज इज इक्वल टू, तो पेपर में जहाँ अटक जाए थोड़ा सा अलजबरा। नॉर्मली एग्जामिनर इतना बुरा नहीं है, मैं 2 स्टेप आगे चल रहा था। एग्जामिनर इनपुट आउटपुट तक रहता है। क्या ये बात समझ आई अब? ये वाला, इससे नीचे वाला 0.80 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस की परसेंटेज। लॉस को उधर लेके गए, ये माइनस वाला है, दूसरी तरफ जाके भाई साहब क्या हो जाते हैं, प्लस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये प्लस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0.8 हो गया। और ये वाले माइनस वाले भाई साहब उधर जाके क्या हो गए, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 0.2, यानी कि 20%। जी, आवाम में मायूसी पाई जाती है अगर हमें इस तरह से डेटा देके लॉस की परसेंटेज निकलवा ली। एग्जामिनर लॉस की परसेंटेज आपको बताता है, आपसे वो इनपुट आउटपुट पे खिलवाता है। मैं ज़रा वो जिस लेवल पे आपको लेके आता तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा एक अगला सफ़र भी कर ले। भाई ने कहा कि फार्मूला लगा के कैलकुलेटर के अंदर हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल लें। वो लोग जो कि जिनको कैलकुलेटर का अच्छे वाला इस्तेमाल आता है, कि जिसमें आप इक्वेशन के अंदर चीज़ें डालें और उससे कहें फाइंड एक्स और वो निकाल दें। तो अगेन अगर आप लोग ये सामने स्क्रीन पे लिखते हुए परेशान होते हैं और अगेन आप स्टेप अगर बचाना चाहते हैं, चूँकि मैं ये अजम्पशन तो ले सकता हूँ कि आपको ये पता है कि इधर अगर माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस होता है, लेकिन मैं ये अजम्पशन नहीं ले सकता कि सब लोगों को कैलकुलेटर का बड़ा परफेक्ट इस्तेमाल आता है इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये आप लोगों ने क्यूएम में वो सारा अच्छी तरह से किया हुआ है। अवाम में फिर से मायूसी पाई जाती है, कोई बात नहीं, सीधे। तो जिनका हाथ कैलकुलेटर पे बहुत अच्छा सेट है वो डायरेक्ट यहाँ पे 400, 500, 1 माइनस एक्स इस तरह से करें, वो आपको एक्स निकाल देगा। सर वो मैंने 100 into 400 over 50,000 किया था, तो वो क्या चीज़? देखिए 100 into 400 percent जब निकला था वो भी 20% निकलेगा। चूँकि हुआ क्या, ये यूनिट और यूनिट को कंपेयर कर रहे हैं, और मैं जिस तरह से शुरू करने लगा था, मैं 40,000 और 50,000 को कंपेयर कर रहा था, मैं फाइनल अमाउंट्स को कंपेयर कर रहा था। क्योंकि यूनिट कम हो या ज़्यादा हो, मल्टीप्लाई सबने 100 से होना है। तो ये जो यूनिट्स के दरमियान लिंक है वही कॉस्ट के दरमियान लिंक है। अगर आपका आउटपुट 80% ऑफ इनपुट है तो आपकी जो कॉस्ट ये आपकी वो भी 80% ऑफ दैट है। जी, इनपुट और आउटपुट की कहानी समझ आई, और अच्छी भली समझ आई हुई कहानी को मैंने परेशान कर दिया आपको इक्वेशन में डाल के। मैं अपने यूज़र्स को ज़रा एक अगले लेवल पे ले गया, वापस पिछले लेवल पे आते हैं। अगर आपके सामने इस तरह का एक सवाल हो तो क्या आप उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि एक टिपिकल जो सवाल है उसमें कितनी इंफॉर्मेशन बीच बीच में से निकालनी होती है। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, सेल वो कर रहे हैं 5 लाख यूनिट्स, और टोटल सेल्स कितने रुपए की हैं, 56 मिलियन की हैं। तो कोई एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है इसमें पर यूनिट, तो क्या आप निकाल सकते हैं, बताएं। 112। तो सेल की तीनों चीज़ें हमें पता लग गई, क्वांटिटी, प्राइस, ग्रैंड टोटल। मटेरियल लिखा हुआ है 30 रुपये पर केजी और उसकी अमाउंट आ रही है। तो क्या ये पता लग सकता है कि कितने केजीज चाहिए। उन्होंने ये ब्रैकेट में लिख के बताया कि पर केजी 30 रुपये लगता है, लेकिन केजीज नहीं बताए। तो आपने क्या किया, इससे 30 को डिवाइड कर लिया, केजीज आ गए, कितने आए। स्किल्ड लेबर 125 रुपये पर आ रहा है और 10 मिलियन टोटल खर्चा हुआ है, तो आर्स कितने लगे होंगे।
ये 10 मिलियन है, 80,000 आपने का आवर्स लगेंगे। सेमी स्किल्ड लेबर, अब लेबर के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज। सेमी स्किल्ड लेबर जो सस्ते में मिलती है 100 रुपये पर आवर, और टोटल खर्चा हुआ आपका 5 मिलियन, तो कितने आवर्स लगे? आपने कहा जी 50 आवर लगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 50% वेरिएबल। तो सबसे पहले तो मुझे फिक्स और वेरिएबल अलग अलग करके बताएं, इसमें फिक्स कितने और वेरिएबल कितने हैं? 2.25 जो है वो फिक्स हो गए और 2.25 वेरिएबल हो गए। अच्छा, वेरिएबल का उन्होंने कोई यूनिट नहीं बताया, तो एक काम करते हैं मेन यूनिट से ही। तो मुझे क्या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पता लग सकती है? वो भी आप पता कर लेंगे, आप तो कमाल हो गए। 2.25 मिलियन को डिवाइड कर दिया 5 लाख से, 4.5 आपके पास पर यूनिट आ गया। इसका मतलब है कि आपको डाटा मिला तो आपने सवाल पढ़ने से पहले तो उसका पोस्टमार्टम करके उसमें से सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल ली। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो कह देंगे यूनिट्स इतने बढ़ा दो, यूनिट्स इतने कम कर दो, रेट इतने बढ़ा दो, रेट इतने कम कर दो, तो उसको हमने मैथमेटिकली डील करना है जी। वेरिएबल वाला ओवरहेड्स बोर्ड पे देखते हैं। काम करता हूँ, जब मुशक्कत हो ही रही है तो सारे पे कर देते हैं। सेल्स को अब मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख देता हूँ। 5 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, आपने एक रेट निकाला था 112, 112 इज इक्वल टू 56 मिलियन, ऐसे था। मटेरियल आपका कितना लगा? 750,000 750,000 kg किस रेट पे लगा था? 30 रुपए के हिसाब से। क्या जवाब आया था? मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूं, सारी बात सही बता रहे हैं ना? पक्का? फिर स्किल्ड लेबर 80,000 आवर्स से 125 रुपया रेट था और 10 मिलियन हमारा जवाब आ गया था। सेमी स्किल्ड लेबर कितने आवर्स आपने बताई थी? 50,000 और रेट क्या था? 100। जवाब आया था 5 मिलियन। मेरा एक सवाल है, यहां तक कोई ऐसी फिगर जो सामने लिखी हो और आपको समझ ना आ रही हो कि वो कैसे आई है? क्या उस सवाल में से ये इतना डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ये डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आते हैं हम ओवरहेड्स पे। तो मैं काम करता हूं, मैं ओवरहेड की 2 लाइनें बना देता हूं। ओवरहेड्स फिक्स्ड, ओवरहेड वेरिएबल। सबसे पहले इस 4.5 मिलियन के 2 टुकड़े कर देते हैं। 4.5 मिलियन में से आधा फिक्स है और आधा वेरिएबल है, तो ये यहां लिख दूं 2250,000 फिक्स है। इस पे तो नहीं कोई एतराज किसी को? ओवरहेड फिक्स के सामने लिख देते हैं 2250। फिक्स्ड को हमने एग्जैक्टली लिख दिया, हमने पर यूनिट वाली कहानी नहीं की। लेकिन अगर हमें कोई कहता जबरदस्ती तो निकाल सकते थे, रफली हम निकाल सकते हैं कि ठीक है जी कितने यूनिट्स हैं और उस तरह से करके। लेकिन अभी सवाल ने हमें कुछ ऐसी बात नहीं कही, हमने ही लिख दिया। वेरिएबल अब कितना बच गया? 2250,000। यह है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे जो हमने बेचे हैं? 5 लाख। इसको मैं डिवाइड कर दूं 5 लाख से तो पर यूनिट कितना आया? 4.5। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं यहां लिखने लगा हूं कि 5 लाख यूनिट्स इंटू
4.5 जवाब आ गया 2250,000। ये है आज का डाटा, अभी तक का डाटा। जीबी निकाल के बताया हुआ उन्होंने, बहुत अच्छे लोग हैं। 14 मिलियन। जल्दी से मुझे बता दें मार्कअप कितना और मार्जिन कितना है गिवन डेटा के मुताबिक। मार्कअप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जीपी को कैसे डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट से। ये प्रॉफिट है और टोटल कॉस्ट ये ऊपर नजर आ रही है, इन सबको जोड़ के 33% क्या आ गया, मार्कअप आ गया। मार्जिन निकाल के बताते हैं। 25% मार्जिन आ गया और 33% मार्कअप। कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। यहां तक सवाल एक्सट्रैक्ट हो गई इंफॉर्मेशन। अब देखिए वो आपके साथ खेलते कितना है। एफएल की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ये फॉलोइंग मेजर्स ले रहे होंगे, फलाना फलाना काम कर रहे होंगे। वो क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10%। ये क्या चाहते हैं, कहते हैं हम 10% ज्यादा बनाएंगे, 10% ज्यादा बनाएंगे। जब 10% ज्यादा बनाएंगे तो सेल भी बढ़ जाएगी, मटेरियल भी बढ़ जाएगा, लेबर भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है इन सब के ऊपर 10% का एक तो इम्पैक्ट आने वाला है। ये सब 10% से बढ़ने वाले हैं। तो क्या मुझे पूछने की ज़रूरत है कि आपने इन जवाबों को कितने % से मल्टीप्लाई करना है, 110% से मल्टीप्लाई करना है। ओए फिक्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जो यूनिट्स के साथ लिंक है वो चेंज होगी ना। फिक्स ओवरहेड तो वहीं पे ही है, फिक्स ओवरहेड। तो ये इतना जज्बाती नहीं होना, यहाँ पे ब्रेक लगा दे कि ये नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो कहते हैं करंटली प्लांट जो हमारा है वो 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। यानी हम अपनी 100% कैपेसिटी पे नहीं है, तो 10% ऊपर जाना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अगर वो कह देते हैं हम 10% ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन हम तो 95% पे चल रहे हैं, तो हम कहते हैं भाईजान आप ज़्यादा जज्बाती मत हो, आप 5% ऊपर जाएं, इससे ऊपर मत जाएं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम जा सकते हैं। तो पहली चीज़ में से हमें पता लगा कि इनमें से सारी चीज़ें 10% बढ़ेंगी सिवाय फिक्स कॉस्ट के। आगे देखते हैं। कंपनी सोच रही है कि 60% मटेरियल एसोसिएटेड कंपनी से खरीद ले जिसने 5% डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन एडिशनल वेस्टेज इस मटेरियल से 1% होगा। अब मैथ खिलवा रहे हैं। ये वाले भाई साहब का 60% हम खरीद सकते हैं ऐसी जगह से जहां हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब अब इसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं, इसके 2 हिस्से कर दे 60-40। ये 10% वाले भाई साहब जो है ना, इनको तो पहले हर जगह लगा दे। ये तो ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। एक 60% है और एक 40% है। 60% के बारे में मज़ीद कुछ पता है हमें, उस पर डिस्काउंट है कितने %? तो कितनी परसेंटेज यहाँ लिखूँ? 95। छा गए हैं आप लोग तो। कोई और इन्फॉर्मेशन भी है इसमें? वेस्ट हो रहा है 1%, तो 99%। अब मेरा एक सवाल जिसका एक जवाब दें, चाहे सोच के दें, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है? सवाल आपके सामने है। उन्होंने कहा इस मटेरियल से एक्स्ट्रा 1% वेस्ट भी होगा। कॉस्ट आपने निकालनी है खरीदने की, तो 99% से मैं आपके सहमत हूँ। सिर्फ सवाल ये है कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। डिवाइड करें। आप 100% खरीदेंगे तो 99% लगा सकेंगे, तो खरीदना ज़्यादा होगा। तो आप गिवन इन्फॉर्मेशन को 99% से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कितना खरीदना है। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो यहाँ ऊपर वाले खाने में आ रहा है वो क्या है?
99%, और इससे डिवाइड होना है। अच्छा, और नीचे वाले के साथ क्या है, कुछ और इसके बारे में दिया हुआ उन्होंने? उस 40% के बारे में कुछ कहा है? नहीं कहा। अब आप समझ रहे हैं, ये कॉस्ट का नहीं है, ये मैथ का सवाल है। उसके उस परसेंटेज की उस परसेंटेज के साथ वो होना है, उसके उस परसेंटेज के उस परसेंटेज के साथ वो होना है, लेकिन ये है कॉस्ट का सवाल। ये अगर पेपर में आता है तो कितने मार्क्स का आता है? ये पेपर में आया था 10 नंबर के लिए। ये कॉस्ट का सवाल है। 2 अटेम्प्ट पीछे, क्वेश्चन नंबर 6, 3 अटेम्प्ट पीछे। मैंने अभी तक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई। और क्या आपको चाहिए यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग? यहाँ तो मैथ चाहिए। उसका उतने परसेंट उतने डिस्काउंट पे, उसके उतने परसेंट का उतने परसेंट के साथ ये हो रहा है। अभी तो मैं 10% इन्फ्लेशन का जिक्र करना है एंड पे, जिसने सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। अब इस एक सवाल में आप ये देखें, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंट 3 दफ़ा, 4, 5, 6, 7, 8 दफ़ा तो परसेंटेज लिखी है। 50% को भी अगर मैं काउंट करूं तो 9 दफ़ा परसेंटेज लिखी हुई है, और हर परसेंटेज ने अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई होना है। तो अगर बेस बनी हुई है तो ये सवाल सॉल्व हो सकता है। एक बच्चा जैसे बहुत अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग आती है और मैथ नहीं आता, वो सवाल में बिल्कुल फारेग है। वो इस बात पे उलझा रहेगा कि 60% पे डिस्काउंट मिल रहा है और 40% में नहीं मिल रहा, तो अब हमने करना है क्या है। चले 40% वाले के साथ मजीद और कोई वेरिएबल नजर नहीं आया, आखिरी 2 बातें भी पढ़ लें। एक तो इन्होंने कहा इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 10%। सारी कीमतें 10% बढ़ जाएंगी, सारी आपकी कॉस्ट। एक तरीका ये कि सारी कॉस्ट निकालने के बाद एक दफ़ा बढ़ा दें, और जब इतनी सारी चीज़ें लिख ही रही हैं तो लिख दें फिर एक एक और चीज़। ये भी 10% बढ़ रहा है, ये वाली भी 10% बढ़ जाएगी, तो ये भी 10% बढ़ जाएगी, ये भी 10% बढ़ जाएगी, और इस दफ़ा फिक्स कॉस्ट भी, कॉस्ट तो है ना, ये भी 10% बढ़ जाएगी, और ये वाले भाई साहब भी 10% बढ़ जाएंगे। अब एक लाइन रह गई, रिप्लेस 40% ऑफ स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। उन्होंने कहा ये जो आपकी स्किल्ड लेबर है ना, इसका 40% रिप्लेस कर दें। किससे? सेमी स्किल्ड से। तो इसका मतलब ये 80,000 नहीं रहेगा, ये 80,000 का 60% हो जाएगा। लिख दूं यहाँ पे, 60% रह जाएगा। अच्छा, ये 40% कहाँ जाएगा? सेमी स्किल्ड बन जाएगा। लेकिन सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू द वर्क ऑफ स्किल्ड लेबर। इसका मतलब है कि इस सवाल को एक दफ़ा बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको पढ़ना होगा। तो ये सवाल मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद है, ये आपने एक एक शीट आगे फॉरवर्ड करते जाना है। जो जो आपको समझ आए, जो तरीके से समझ आए, जिस मर्जी फॉर्मेट में खेलना है, इस सवाल के साथ खेलना है। कुछ ना कुछ टक्कर मारनी है, कुछ निकालना है इसमें से। हो सकता है कोई जुमला आप गलत पिक कर लें, कोई बात आपको सही से ना समझ आए, लेकिन एक दफ़ा इस सवाल के साथ खेलें, आपको मज़ा आए कि आपको जो मैथ आती है, ये सारी मैथ इकट्ठी अगर अप्लाई होनी हो तो उसके साथ क्या होता है। बस मैं आपको बता दूं कि सवाल एंड पे हमसे चाहता क्या है। अभी तक हमने सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं देखी, डाटा देखा है। वो कहते हैं एफएल की मैनेजमेंट चाहती है कि वो सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करें जो पिछले साल का था। आपने मार्जिन निकाला था, 33% मार्जिन निकला था। मार्कअप 33% था, मार्जिन 25% था, ठीक है। तो ये इस दफा भी 25% मार्जिन रखना चाह रहे हैं। कॉस्टें आपको रिवाइज उन्होंने बता दी। सवाल की रिक्वायरमेंट है सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो कि आप उतना प्रॉफिट कमा लें। यानी आपने पहले ये सारी कॉस्ट निकालनी है, उस कॉस्ट और उस मार्जिन के साथ खेल के कहीं ना कहीं सेल निकालनी है। तरीका एक, फार्मूला लगा दे। दूसरा तरीका, कॉस्ट दी हुई और मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन के साथ क्या करें,
मार्कअप बना दें, आपके पास आ जाएगा सेल कितने रुपए की होनी है, यूनिट्स आपको पता होंगे, पर यूनिट सेलिंग प्राइस पता लग जाएगी। तो ये एक पजल सवाल जिसमें अच्छी खासी मैथ इन्वॉल्व है, ये आपको घर से करने के लिए मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने अगले दिन क्लास में नहीं कराना, मैंने से कराना है, लेकिन आप करके आएंगे तो फिर मज़ा आएगा, फिर हर लाइन की समझ भी आएगी, हर जुमले के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर बात भी होगी। ये आई कैप के चंद फेवरेट टॉपिक्स में से है। याद है वो जो जोन बने हुए थे, जो सेकंड जोन जिसमें 3 टॉपिक है ना, उनमें से एक टॉपिक ये है जो बगैर मैथ पढ़े हम यहाँ तक पहुँचे, बगैर कॉस्ट पढ़े हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। टोटल कॉस्ट अगर हम निकाल लेंगे और परसेंटेज के साथ खेल के टोटल सेल की अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान में रहे, हर चीज़ 10% बढ़ गई है, आप 10% बढ़ाना चाह रहे हैं ना प्रोडक्शन, तो सेल 5 लाख यूनिट की नहीं होगी, 5,50,000 यूनिट्स की होगी। तो अपने अपने तरीके से आपने करना है। कल मैं पहले आप लोगों के रजिस्टर पे आपने जो भी कोशिश की है वो देखूंगा और फिर सामने उसको एक दफ़ा सॉल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे और हर लाइन को देखते जाएंगे कि हमने किस किस तरह से प्लेस करना है। तो 10 नंबर का सवाल का मतलब है 18 से 20 मिनट, लेकिन अगेन चूंकि ये आपकी पहली प्रैक्टिस है, तो आप अगर 40-45 मिनट लगा लें कोई मसला नहीं, लेकिन करना है इसे। अब एक साथ आपने, अब देखिए आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, आपने ये ऐसे करके मटेरियल पकड़ा, 10 परसेंटेज के वो परसेंटेज के वो परसेंटेज के वो परसेंटेज के वो परसेंटेज। इवन मटेरियल आप 2 कैटेगरी की 2 लाइन आइटम्स भी बना सकते हैं, और यूं भी कर सकते हैं कि एक लाइन आइटम आपने 60% के साथ बना दिया प्लस 40% वाली कहानी शुरू कर दी। लेकिन इतना साइंस के बजाय अगर हम 2 मटेरियल की लाइन्स बना देंगे ना, कि वो नया वाला सप्लायर और पुराना वाला सप्लायर, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अब ज़रूरी नहीं कि आप यूनिट या रेट को मल्टीप्लाई करें परसेंटेज से, आपके पास फाइनल अमाउंट तो है। याद है कल हमने देखा था कि आप यूनिट को मल्टीप्लाई करें या फाइनल अमाउंट को मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। तो अब इस सवाल को घर जाके टकरे मारनी है, या तो कल आप अपनी एनरोलमेंट ख़त्म करा रहे होंगे कि मैंने गलत सब्जेक्ट उठा लिया, इसमें मैथ ज़्यादा है, ठीक है, या आप वाकई ही कुछ निकाल के आए होंगे इसमें से। याद रहे कि हमने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, अगर उसके बावजूद एक सवाल आप कर लेते हैं तो लुटनी हो जाएगी। देखते हैं फिर, इंशाल्लाह मिलते हैं।